हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? तो सबसे पहले हम आज ये डिस्कस करेंगे कि जो मोटिवेशन है वो क्या है। वो सबसे पहले ये शब्द कहाँ से आया है? तो जो मोटिवेशन शब्द है ये सबसे पहले जो है इसका उद्गम जो है वो लैटिन भाषा की शब्द मूवियर से हुआ है। मूवियर से। और जो मूवियर है इसका मीनिंग होता है टू मूव और इंसाइट टू एक्शन। यानी कि मूवियर मोटिवेशन जो है वो मूवियर शब्द से आया है और मूवियर का मतलब होता है टू इंसाइट सम एक्शंस, यानी कि किसी काम करने के लिए एक तरह से किसी को उकसाना। तो जो मोटिवेशन है वो एक तरह से जो काम करने के लिए जो है वो इनिशिएटिव लेता है एक तरह का, यानी कि काम करने के लिए किसी को उकसाता है तो उसको मूव करता है काम करने के लिए। तो ये एक तो है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें कि जो मोटिवेशन है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इससे पहले क्या हम क्योंकि जो मोटिवेशन है उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। और हाइपोथेटिकल जो कंसेप्ट है वो हम डायरेक्ट उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम बिहेवियर के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है कोई पर्टिकुलर अगर व्यवहार को कर रहा है तो उस व्यवहार को वो क्यों कर रहा है, क्यों क्यों कर रहा है, इस चीज को हम देख सकते हैं। तो जो व्यक्ति कोई काम करता है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है कोई मोटिवेशन है और उस मोटिवेशन की वजह से कोई ना कोई वो व्यक्ति काम करता है। तो इसी रूप में जो पीटी यंग हैं उन्होंने डिफाइन किया है मोटिवेशन को। जो मोटिवेशन 1961 में पीटी यंग ने कहा है कि जो मोटिवेशन है वो अभिप्रेरणा, यानी कि एक ऐसा प्रक्रम है जो किसी कार्य को प्रारंभ करने, इस कार्य की प्रगति को कायम रखने तथा इसे नियंत्रित करने का काम करता है। यानी कि जो मोटिवेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो व्यक्ति को काम करने के लिए इनिशिएटिव लेता है, व्यक्ति को काम कराने का इनिशिएटिव भी लेता है और उस काम की प्रगति को भी मेंटेन करता है। और वो तब तक वो उसके अंदर जो है वो उस व्यक्ति को एनर्जी देता रहता है, उसको जो मोटिवेट करता रहता है जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो लेता। और एक तरह से ये जो मोटिवेशन है वो व्यक्ति को जो है एक तरह से रेगुलेट करता है जब तक कि पूरा काम कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि जो मोटिवेशन है उसके अंदर कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे कि नीड है, ड्राइव है। इसको हम एक साइकिल के माध्यम से जो है वो देख सकते हैं कि जो नीड, ड्राइव, ये क्या है, ये किस तरह से ये एक मोटिवेशन का पार्ट है। क्योंकि हमारा जो दैनिक जीवन में हम बहुत सारे काम करते रहते हैं, हम जो है वो मोटिवेट कई चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। हम हमारे हमारी जो शरीर है वो भी किसी ना किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होता है। वो क्यों होता है? अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना क्यों खाते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई ज़रूरत है? क्या इसके पीछे भी कोई मोटिव है? हाँ, कहीं न कहीं हमारे को कोई ना कोई ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो किसी भी काम को करने के लिए कहीं न कहीं से कोई ज़रूरत पैदा होती है। और उसे वो ज़रूरत जो है वो शारीरिक ज़रूरत भी हो सकती है। उस शारीरिक ज़रूरत से भी व्यक्ति जो है मोटिवेट हो सकता है। और वो ज़रूरत जो है वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, वो मनोवैज्ञानिक ज़रूरत भी हो सकती है और वो शारीरिक ज़रूरत भी हो सकती है। क्योंकि अगर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई फ़ोर्स काम कर रही है, उसको उस फ़ोर्स को ही हम मोटिवेशन बोलते हैं। उस फ़ोर्स को ही हम तो ये हम दैनिक जीवन में जितने भी हम काम करते रहते हैं तो उसके पीछे हमारी क्या-क्या नीड है, क्या-क्या ज़रूरत है। बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि इन 3 चीज़ों के पीछे जो है व्यक्ति घूमता है कि रोटी यानी कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, कपड़ा यानी कि हमारे पहनने से संबंधित, रहने के लिए स्थान हो। तो ये जो चीज़ है ये क्या है? ये हमारी नीड ही है एक तरह की। और अगर हम बात करें कि नीड कहाँ से पैदा होती है, नीड क्या चीज़ है? नीड जो है वो एक तरह की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत जो है वो एक तरह की शारीरिक, अगर हम मान लें कि भूख है, भूख क्यों पैदा होती है? भूख क्योंकि शरीर के अंदर कोई ना कोई कमी पैदा हो जाती है। शरीर के अंदर हो सकता है कि चाहे वो ग्लूकोज की कमी है,
चाहे वो नमक की कमी है, कहीं न कहीं शरीर के अंदर कुछ ना कुछ कमी पैदा हो जाती है और उस कमी को ही हम बोलते हैं कि वो नीड है एक तरह की। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई कमी पैदा हो जाए तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं। अगर हमारे को भूख लग रही है इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ में कमी आई है, कहीं न कहीं ज़रूरत महसूस हुई है और तभी हम खाना खाते हैं, तभी हम मोटिवेट होते हैं। क्योंकि अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर हमारा जो हंगर है, जो भूख है, अगर उसकी ज़रूरत है, अगर उसकी नीड है हमारे को, अगर ज़रूरत है हम तभी खाने के लिए जो है वो अपनी मान लो डाइनिंग टेबल पे हम तभी आएँगे जब हमारे को खाने की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो उस नीड को पूरी करने की एक्टिविटी करेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे और तभी व्यक्ति आगे बढ़ेगा जब एक पर्टिकुलर नीड जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जो सबसे पहले जो मोटिवेशंस है वो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड से ही आता है क्योंकि जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी तभी हम जो है वो बायोलॉजिकल नीड्स की साइकोलॉजिकल नीड्स की तरफ आएंगे। तो जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसी से जुड़ा हुआ है, नीड से जुड़ा हुआ ही एक और चीज़ है वो है ड्राइव। ये ड्राइव नीड और ड्राइव ये क्या चीज़ है? क्योंकि नीड हमें पता है कि नीड जब हमारे को शरीर हमारे किसी न किसी चीज़ की माँग करता है, डिमांड करता है एक तरह से नीड एक तरह से हमारे शरीर की होती है। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर मान लो भूख लगी है, तो हमारे अंदर अपने आप एक हलचल सी स्टार्ट हो जाएगी कि मेरे को खाना चाहिए। बेचैनी सी एक अंदर ही अंदर बेचैनी सी चलती है। इसका मतलब जो बेचैनी होती है ना नीड, शरीर को भूख की नीड हुई और उस नीड के परिणाम स्वरूप जो बेचैनी हुई एक तरह की उसको हम बोलते हैं कि ड्राइव। क्योंकि ड्राइव का काम एक तरह से ड्राइवर की तरह होता है, ड्राइव जो एक तरह से का ड्राइवर है क्योंकि जो ड्राइव है वही व्यक्ति को खाने के लिए प्रेरित करेगा। ड्राइव का मतलब चलना एक तरह से। तो जैसे ही व्यक्ति के अंदर नीड जो है वो उत्पन्न होती है वैसे ही व्यक्ति जो है वो ड्राइव उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो ड्राइव जो है एक तरह से एक ऐसी एनर्जी है जो एक ऐसी आंतरिक एनर्जी है जो व्यक्ति को काम करने के लिए जो है वो उकसाती है एक तरह से। और ये जो एक मोटिवेशनल जो साइकिल है ये जो हम ये देख रहे हैं कि ये जो कोई भी हम काम करते हैं सबसे पहले हमारे को उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, नीड लगती है, उस नीड के परिणाम स्वरूप ड्राइव पैदा होता है और जैसे ही ड्राइव पैदा होता है यानी कि एक अंदर की एक हलचल पैदा होती है किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अंदर की जो हलचल है वो ड्राइव है। तो उस अंदर की हलचल वो से के परिणाम स्वरूप क्या हो जाती है व्यक्ति को टेंशन हो जाती है कि मेरे को ये चीज़ लेनी है, मेरे को आज खाने के अंदर ये चीज़ खानी है या अगर साइकोलॉजिकल नीड पैदा हो रही है तो मेरे को एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जो है वो दोस्त बनाना ही बनाना है। इसके परिणाम स्वरूप ये नीड है साइकोलॉजिकल नीड किसी को दोस्ती बनानी या फिजियोलॉजिकल नीड यानी कि भूख को शांत करना। तो जैसे ही नीड स्टार्ट होती है वैसे ही व्यक्ति के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, ये टेंशन बन जाती है एक तरह की टेंशन। और व्यक्ति के अंदर जैसे ही ये एक तरह की बेचैनी एक तरह की जो टेंशन पैदा होती है ये टेंशन जो है ना इसके कारण जो है व्यक्ति एक्टिविटीज करना स्टार्ट करता है यानी कि उस चीज को पाने के लिए कोशिश करता है, उसको चीज को पाने के लिए बिहेवियर स्टार्ट करता है, कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट करता है। और वो ये जो एक्टिविटीज हैं व्यक्ति की वो तब तक चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति को गोल नहीं मिल जाता। अगर मान लो भूख लगी है तो उसका गोल क्या है, भोजन। और अगर दोस्ती करना है किसी के साथ तो उसको दोस्त बनाना। तो ये साइकोलॉजिकल नीड है चाहे हमारी बायोलॉजिकल नीड है। जब तक ये गोल व्यक्ति को नहीं मिल जाता तब तक व्यक्ति जो वो एक्टिविटीज करता है और जैसे ही व्यक्ति को गोल मिलता है उसको रिलीफ, उसको जो है वो एक तरह से वो शांत हो जाता है। यानी कि नीड और ड्राइव, नीड की वजह से ड्राइव पैदा हुआ, ड्राइव की वजह से टेंशन बनी, टेंशन की वजह से व्यक्ति ने एक्टिविटीज शुरू की और एक्टिविटीज तब तक हुई जब तक व्यक्ति को गोल मिल गया और गोल नहीं मिला। और जैसे ही व्यक्ति को गोल मिल जाता है तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, व्यक्ति को जो है आराम मिल जाता है। तो हमारी जितनी भी बेसिक हम नीड हम इसको हम एक मोटिवेशनल साइकिल बोलते हैं कि हम दैनिक जीवन में बहुत सारी हमारी ज़रूरत होती है, चाहे वो साइकोलॉजिकल नीड हो, चाहे वो बायोलॉजिकल नीड हो। और ये जो चक्कर है ये एक नीड पूरी फिर दूसरी नीड पूरी हुई। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को तो बस छोटी सी गाड़ी लेनी है, इसका मतलब उसको वो गाड़ी ले ली लेकिन उसके बाद फिर वो पूरी होगी, फिर कुछ दिन के बाद सोचता है मेरे को तो एक और बड़ी गाड़ी चाहिए।
इसका मतलब उसकी नीड और ज़्यादा, उसकी साइकोलॉजिकल नीड है ये, उसकी और ज़्यादा बढ़ गई। इसका मतलब फिर से दोबारा से टेंशन हो जाती है, फिर व्यक्ति एक्टिविटीज़ और ज़्यादा पैसे कमाता है, और ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेता है, और ज़्यादा बड़ा मकान बनाता है अगर मकान की। इसी तरह से खाने के अंदर, तो ये जो साइकोलॉजिकल नीड है, बायोलॉजिकल नीड है, ये जितनी भी नीड है, इनके परिणाम स्वरूप ड्राइव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को टेंशन पैदा होती है। टेंशन की वजह से व्यक्ति एक्टिविटीज़ करता है, एक्टिविटीज़ व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसका वो गोल मिल जाए, और गोल मिलते ही व्यक्ति को रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि कोई भी ज़रूरत है, ज़रूरत हमारे अंदर अगर किसी चीज़ को पाने की अगर ज़रूरत है, तभी व्यक्ति काम करता है। अगर व्यक्ति को किसी पाने के लिए, कुछ चीज़ पाने के लिए थोड़ी सी अगर टेंशन नहीं हो, तो व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति को जब ज़रूरत पैदा होती है, तभी व्यक्ति के अंदर टेंशन पैदा होती है कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये चीज़ पानी है। जब व्यक्ति को कुछ पाने की सोचेगा, जब नीड लगेगी किसी ज़रूरत, किसी चीज़ की, तभी व्यक्ति जो है वो एक्टिविटी करेगा, और एक्टिविटी जो है तभी व्यक्ति की खत्म हो जाती है वहीं पर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, जब उसको वो चीज़ मिल जाती है। तो ये साइकिल है एक, और ये साइकिल के में जो है वो इस तरह से चलता रहता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो नीड है वो कौन कौन सी हैं, जो बेसिक जो नीड है वो कौन कौन सी हैं, यानी कि बेसिक जो मोटिवेशन है, बेसिक जो मोटिव है, वो कौन कौन से हैं। क्योंकि हम बहुत सारे काम करते रहते हैं, वो क्यों करते रहते हैं, हम क्यों किसी ना किसी काम के लिए हम मोटिवेटेड रहते हैं, तो वो क्यों है हमारे अंदर। क्योंकि पूरा दिन में हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स भी चलती रहती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स भी चलती रहती हैं, क्योंकि सुबह उठते हैं हम खाना खाते हैं, वो क्यों खाते हैं हम, हमारा शरीर मांगता है, हमारे शरीर के अंदर उसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो शरीर हमारा मांगता है, शारीरिक फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है, इसी तरह से जो साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं, इन्हीं नीड्स से ड्राइव पैदा होता है, और इस नीड और ड्राइव से मिलकर ही हम जो मोटिव है वो बनता है। यानी कि नीड और ड्राइव दोनों मिलके व्यक्ति को जो है वो एक तरह से मोटिव बनाते हैं, एक तरह से अभिप्रेरक बनते हैं। तो अभिप्रेरक एक तरह की क्या चीज़ है, जो अभिप्रेरक होता है, जो मोटिव, ऐसे कहते हैं ना कि मेरा तो मोटिव ये है, यानी कि मेरा अभिप्रेरक ये है, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि ये मेरा मोटिव है, मैं इसे पाना चाहता हूँ। मोटिव यानी कि किसी चीज़ को, ये मेरा मोटिव है। तो मोटिव क्या होता है एक तरह से, अभिप्रेरक क्या होते हैं। अभिप्रेरक एक अभिप्रेरक वह कारक है जो आंतरिक होता है। यानी कि मोटिव क्या होता है, हम पूछे ना किसी से आपका मोटिव क्या है, तो वो आंतरिक होता है, वो अंदर से ही बताएगा कि मेरा मोटिव ये है, यानी कि मेरी ज़रूरत ये है, मेरी नीड ये है, मेरा ड्राइव ये है। तो जो अभिप्रेरक है, जो मोटिव है, वो एक ऐसा कारक है जो आंतरिक होता है, और तथा जो प्राणी की क्रियाओं को आरंभ कर संपोषित करता रहता है। यानी कि जो मोटिव है वो व्यक्ति को एक तरह से काम को करने के लिए उकसाते हैं, और व्यक्ति जो है उन मोटिव्स के वजह से काम करता है। तो मोटिव्स जो हैं, अब मोटिव्स कौन कौन से मोटिव्स होते हैं, कौन कौन से मोटिव्स होते हैं, कौन कौन से अभिप्रेरक होते हैं, जो हमारे को नियंत्रित करते रहते हैं, जो हमारे को रेगुलेट करते हैं, जो हमारे से काम करवाते रहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स तो हैं ही हैं, क्योंकि बेसिक नीड्स हैं। तो जो अभिप्रेरक है, जो इनको हम दो भागों में जो है डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में। पहला जो होता है वो होते हैं बायोजेनिक मोटिव, और दूसरे जो होते हैं वो है एक्वायर्ड। यानी कि बायोजेनिक और एक्वायर्ड, ये क्या कौन से हैं ये। यानी कि बायोजेनिक को हम बायोलॉजिकल नीड्स भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल मोटिवेशन भी बोल सकते हैं, और एक्वायर्ड को हम साइकोलॉजिकल नीड्स भी बोलते हैं। तो ये बायोजेनिक क्या चीज़ है, तो ये जो बायोजेनिक जो नीड है, बायोजेनिक जो मोटिव है, ये जो जैविक अभिप्रेरक को हम जो बायोजेनिक जो मोटिव है उनको हम इंटरनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो बायोजेनिक मोटिव है वो हमारे शरीर के अंदर से आते हैं, इसलिए हम उनको इंटरनल जो है मोटिव भी बोल सकते हैं। उनको हम नेचुरल, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा भी जैसे ही पैदा होता है ना, थोड़ी सी देर के बाद वो रोना स्टार्ट कर देता है, यानी कि इसको मतलब उसको भूख लगी है, जैसे ही वो खाना खा दूध पी लेता है वो शांत हो जाता है। इसका मतलब जो बायोजेनिक नीड है, वो बायोजेनिक जो मोटिव है वो नेचुरल होते हैं, वो स्वाभाविक होते हैं, एक तरह से वो प्राकृतिक होते हैं, एक तरह से नेचुरल होते हैं, वो बनावटी नहीं होते, स्टार्टिंग से ही वो चीज़ें होती हैं। वो फिजियोलॉजिकल, इनको हम जो बायोजेनिक नीड है इनको हम इंटरनल नीड भी बोल सकते हैं, इंटरनल मोटिव भी बोल सकते हैं हम इनको, इनको नेचुरल भी बोल सकते हैं हम, इनको
फिजियोलॉजिकल क्योंकि ये शरीर क्रियात्मक हैं, इनको हम फंडामेंटल क्योंकि यही हमारे मूलभूत जो है वो मोटिव है, इनको हम इन्नेट ये जन्मजात होते हैं, ये बेसिक इन ये आधारभूत है हमारे, और ये प्राइमरी यानी कि प्राइमरी। तो आप देख रहे हो कि जो मोटिवेशन है, जो मोटिव है, जो बायोलॉजिकल जो मोटिव है, उसके हम अलग अलग 7 नामों से बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल मोटिव्स, बायोलॉजिकल मोटिव्स को पहला जो नाम है वो क्या है, उसको हम इंटरनल मोटिव पहला, दूसरा नाम उसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल मोटिव, तीसरा फिजियोलॉजिकल मोटिव, फोर्थ फंडामेंटल मोटिव, इनेट मोटिव, बेसिक मोटिव, और सेवंथ जो है वो प्राइमरी मोटिव्स। तो हमारे जितने भी ये प्राइमरी मोटिव्स क्यों हैं, क्योंकि वे हमारी बेसिक मोटिवेशंस हैं, वह हमारे को प्राइमरी सबसे पहली प्राथमिकता हमारी वही होती है, क्योंकि जब हमारे भूख प्यास सेक्स ये इच्छाएं हमारी ये नीड पूरी होंगी तभी हमारे साइकोलॉजिकल नीड जो है वो हम कर पाएंगे। तो इसीलिए इनको प्राइमरी नीड बोलते हैं, प्राइमरी मोटिव बोलते हैं इनको। अब जो एक्वायर्ड दूसरे जो मोटिव होते हैं वो होते हैं एक्वायर्ड मोटिव्स, यानी कि अर्जित मोटिव्स, यानी कि जो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो पैदा होते हैं। एक तरह से वो हमारी फिजियोलॉजी से पैदा नहीं होते, वो बल्कि साइकोलॉजिकल जो मोटिवेशन है वहाँ से पैदा होते हैं, और इनको हम साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी बोल सकते हैं। दूसरा इनको हम आर्टिफिशियल मोटिव्स भी बोल सकते हैं, इनको हम साइकोजेनिक मोटिव्स भी बोल सकते हैं, और सेकेंडरी मोटिव्स भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी क्यों है ये, बायोलॉजिकल को प्राइमरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी बेसिक नीड पूरी करते हैं। और जो सेकेंडरी क्योंकि जब व्यक्ति का जो है भूख जो है और प्यास जो है वो शांत होंगी तभी व्यक्ति जो है वो दूसरी आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देगा, तभी व्यक्ति जो है दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहेगा। तो इसलिए उन दूसरी जो साइकोलॉजिकल नीड है इसीलिए हम उनको सेकेंडरी मोटिव बोलते हैं, और बायोलॉजिकल जो मोटिव्स हैं उनको हम प्राइमरी मोटिव्स बोलते हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिवेशंस, इनको बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मोटिव्स। तो जो आपका सिलेबस है उसमें दोनों तरह के मोटिवेशंस जो हैं वो हैं, दोनों तरह के मोटिव हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं और जो बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं वो भी हैं। तो बायोलॉजिकल जो मोटिव है वो क्या होते हैं, स्टार्टिंग जो है हम बायोलॉजिकल मोटिव से करेंगे। और बायोलॉजिकल मोटिव जैसे कि भूख प्यास जो है ये बायोलॉजिकल मोटिव है। तो सबसे पहले हम जो मोटिव करेंगे आज वो करेंगे हम भूख, एक तरह से हंगर, एक तरह से और एक तरह से हम प्राइमरी या फिर बायोजेनिक मोटिव्स। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोजेनिक जो मोटिवेशन है वो क्या है, प्राइमरी और बायोजेनिक मोटिव क्या होते हैं। तो ये जो प्राथमिक या जैविक अभिप्रेरक वे अभिप्रेरक हैं जो शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं, ये सीखे हुए नहीं होते हैं, और इनका जो कुछ अंशों तक प्रभावित करते हैं, लेकिन भूख प्यास यौन इत्यादि को जैविक अभिप्रेरकों के वर्गों में रखा जाता है। तो ये जो है ये बायोजेनिक मोटिव्स है, ये हमारे प्राइमरी मोटिव्स हैं। और प्राइमरी मोटिव्स में सबसे पहले हम रखेंगे हंगर को, भूख को। तो ये भूख जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोटिव है, भूख जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि भूख शांत होगी तभी काम हम दूसरे काम भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को स्टडी करेंगे कि जो हंगर है, भूख है, वो कैसे पैदा होती है, वो कैसा मोटिव है। तो भूख हमें क्यों लगती है, भूख के लिए हम क्यों प्रेरित होते हैं, हम खाने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं, भूख के लिए क्यों प्रेरित होते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऐसी क्या घटना घटित होती है जिसके फलस्वरूप हमें भूख मोटिव पैदा होता है। तो इसके पीछे कि भूख हमें क्यों लगती है, हमारे शरीर के अंदर ये नीड कैसे पैदा होती है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में अलग अलग स्टडीज की हैं। कुछ पेरिफेरल फैक्टर बताए हैं, कुछ पेरिफेरल जो मैकेनिज्म है वो बताए हैं, कुछ सेंट्रल मैकेनिज्म बताए हैं। तो हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो करेंगे पेरिफेरल मैकेनिज्म ऑफ हंगर, यानी कि खाने के लिए जो हमारे पेरिफेरल मैकेनिज्म है वो कौन कौन से। और ये पेरिफेरल का मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है वो हमारे शरीर के सेंटर में, इसको इसलिए हम ब्रेन को जो है वो सेंट्रल मैकेनिज्म बोलते हैं,
और ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितना भी हमारा शरीर है, उसके अंदर जो भी चीजें भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम बोलेंगे पेरिफेरल फैक्टर। तो हम स्टार्टिंग करते हैं ब्रेन के अलावा के जो फैक्टर हैं, यानी कि पेरिफेरल फैक्टर। और जो पेरिफेरल फैक्टर है उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है जो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है स्टोमक, यानी कि जो पेट है वो भूख के लिए जो है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी जो स्टडी है वो एक तरह से के ये माना गया है कि हमारे पेट के अंदर जो है वो आंकुंचन होते हैं, संकुचन होते हैं एक तरह से, और तभी हमारे को भूख लगती है, तभी हम जो है वो खाना खाते हैं। अब वो भूख इसकी स्टडी किसने की है सबसे पहले? तो इसकी स्टडी अगर हम देखें कि जो पेरिफेरल फैक्टर में सबसे पहला जो चीज है वो है कि वासबर्न ने जो है वासबर्न की एक थ्योरी है कि कैनन और वासबर्न ने 1912 में। तो इनकी जो थ्योरी है वो है हंगर पैंग्स लोकल स्टिमुलस थ्योरी। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो भूख है हमारी वो पेट में संकुचन पैदा हो जाती है, हमारे आमाशय के अंदर संकुचन पैदा हो जाती है, और इसके कारण हमारे को भूख लगती है। और पेट जैसे ही वो सिकुड़ता है, आंकुंचन होते हैं, एक तरह से संकुचन होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप पीड़ा का महसूस होता है, और पीड़ा जैसे ही होती है हमारे को भूख लगती है। ऐसा कैनन और वासबर्न ने 1912 में कहा, और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने ये कहा था कि हमारे जो आमाशय है उसमें संकुचनों की तकलीफ होती है, और उस तकलीफ के परिणाम स्वरूप हमारे को भूख लगती है। लेकिन दूसरे कुछ साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे को हमारे पेट के अंदर कुछ आकुंचन होते हैं और उसके कारण हमारे को भूख लगती है, क्योंकि ये जो दूसरे कुछ साइकोलॉजिस्ट उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं जो भूख के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर 3 अलग अलग नाम हैं जो ये कहते हैं कि भूख के जो ये वाला जो थ्योरी है इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, भूख की थ्योरी को जो है क्रिटिसाइज किया है। इनमें सबसे पहले एक जो नाम दिया हुआ है वो नाम है जियान ट्रको 1934। तो एक तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है इनकी थ्योरी को। ऐसे ही जो वेंगस्टीन और कार्लसन वेंगस्टीन और कार्लसन ने 1931 में इन्होंने भी यही बात कही है कि ऐसा नहीं है कि हमारे आमाशय के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर जो आकुंचन होते हैं और उसके कारण हमें भूख लगती है, क्योंकि इनकी स्टडी में भी ऐसी चीजें नहीं मिली। ऐसे ही ग्रोसमैन एट ऑल ने 1947 में इन्होंने भी इस चीज को जो है वो स्पोर्ट में नहीं थे, क्योंकि इन्होंने देखा था कि कुछ जो लोग अपने स्टोमक को निकलवा चुके थे वे भी भूखा महसूस कर रहे थे। इसका मतलब तो अगर किसी के स्टोमक है ही नहीं और उसको भी भूख लग रही है, इसका मतलब तो स्टोमक के अलावा कोई और फैक्टर है जो हमारे अंदर भूख को पैदा करता है। इसी तरह से सीटी मॉर्गन और जेडी मॉर्गन 1940 इन्होंने भी जो है वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर जो आकुंचन होते हैं उनकी जो सूचना ले जाने वाली जो नर्व्स हैं उनको काट दिया। इसके परिणाम स्वरूप जो सूचना है वो ब्रेन तक नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी उनको भूख लगी। यानी कि आकुंचन होने की जो एक तरह की सूचना है वो अगर ब्रेन तक नहीं जाए और फिर भी अगर व्यक्ति खाना खा रहा है, इसका मतलब तो इसके अलावा स्टोमक के अलावा कुछ और फैक्टर है जो कहीं ना कहीं भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तीनों ही अलग अलग स्टडीज जो है वो हमें बताती हैं कि जो ये और इनकी जो हंगर पैंग्स लोकल स्टिमुलस जो थ्योरी है वो बहुत एक तरह से सही थ्यो नहीं है। हो सकता है कि एक ये फैक्टर हो, लेकिन सिर्फ इसी के कारण भूख लगे ऐसा नहीं है। इसके बाद दूसरे फैक्टर की बात आई, पेरिफेरल फैक्टर के अंदर ही दूसरा जो एक तरह का ओरल फैक्टर, यानी कि भूख के लिए जो दूसरे फैक्टर भी हैं जो कहीं ना कहीं भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
ओरल फैक्टर में जो मिलर एट अल ने 1952 में एक थ्योरी दी थी ओरल ओरल फैक्टर के अंदर। उन्होंने कहा था कि जो भूख है ना वो मुंह और गला सूखने के परिणाम स्वरूप होती है। यानी कि भूख हमें इसीलिए लगती है क्योंकि हमारे मुंह के अंदर और हमारे गले के अंदर वो सूखापन आ जाता है, और उन्हीं के मुंह और गले के अंदर ही हमारे कुछ फैक्टर हैं जो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन यहाँ भी जो है कुछ दूसरे जैसे मिलर और कैसन ने ये देखा कि 1952 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने देखा कि नहीं सिर्फ ओरल फैक्टर की वजह से जो है भूख नहीं लगती, इसके अलावा कुछ दूसरे फैक्टर हैं जिसकी वजह से भूख लगती है। तीसरा जो फैक्टर है पेरिफेरल फैक्टर के अंदर वो है लीवर। ये माना गया कि लीवर इस कारक के अंदर ये माना गया है कि हमें जो भूख लगती है वो लीवर की वजह से लगती है। यानी कि हमारा जो लीवर है वो एक तरह से हमारा जो डिओडिनम है, यानी कि जो छोटी आंत है और जो लीवर है हमारे, उनका एक तरह से दोनों का कोरिलेशन है एक तरह से। इसमें जो है निजिमा निजिमा ने 1969 में ये कहा है कि जो हमारा जो लीवर है उसके अंदर ग्लूकोज रिसेप्टर्स हैं। यानी कि लीवर के अंदर एक तरह से हमारे ग्लूकोज रिसेप्टर्स हैं। जब ग्लूकोज शरीर के अंदर कम हो जाता है तो जो लीवर है वो ब्रेन को ये सूचना भेज देता है कि शरीर के अंदर ग्लूकोज कम हो गया है, इसलिए खाना खाना है। तो इसलिए व्यक्ति खाना खाना स्टार्ट कर देता है। और जब लीवर ये संकेत कर भेज देता है कि पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज शरीर के अंदर है, तो व्यक्ति जो है वो खाना बंद कर देता है। तो इसलिए जो लीवर है वो, क्योंकि ये ग्लूकोज रिसेप्टर्स लीवर के अंदर हैं और वो रिसेप्टर्स जो हैं ये संदेश भेजते रहते हैं कि अब ग्लूकोज का लेवल पूरा है, और जैसे ही कमी होती है तो व्यक्ति खाना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही ग्लूकोज लेवल पूरा हो जाता है तो लीवर ये सूचना भेज देता है कि अब खाना जो है वो स्टार्ट करे या बंद करे। तो लीवर तीसरा फैक्टर था। इसी तरह से जो पेरिफेरल फैक्टर का चौथा जो का फैक्टर है वो है एक तरह से मेटाबॉलिक फैक्टर। पेरिफेरल फैक्टर के अंदर ही हम फोर्थ जो फैक्टर है वो कर रहे हैं, और वो है उसका नाम है मेटाबॉलिक फैक्टर। यानी कि जो मेटाबॉलिक फैक्टर हैं वो किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल है एक तरह से। तो मेटाबॉलिक जो फैक्टर है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं हमारी भूख के लिए, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर एक पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज जो है वो बन जाता है। हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है, और ग्लूकोज लेवल जो पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है। तो जैसे ही ये ग्लूकोज की जो एक तरह से पूर्ण हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर जितना हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए, तो ये एक सेट पॉइंट है हमारे शरीर के ब्लड के अंदर कि हमारे शरीर के ब्लड के अंदर इतना जो है वो ग्लूकोज होना चाहिए। तो ब्लड के अंदर जैसे जितना ब्लड ग्लूकोज लेवल एक एडिक्वेट मात्रा में हो जाता है तो व्यक्ति खाना खाना बंद कर देता है। और जैसे ही उस ग्लूकोज जो है वो उसकी मात्रा कम हो जाती है तो वो मेटाबॉलिक, और ये चीज़ कि ग्लूकोज लेवल अब कम हो रहा है अब ज़्यादा हो रहा है, ये मेटाबॉलिक जो रेट है वो एक तरह से निर्धारित करता है। एक तरह से मेटाबॉलिक रेट यानी कि मेटाबॉलिक का मतलब जैसे कि हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका चय अपचय यानी कि भोजन पचना और या न पचना। यानी कि एक तरह से हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो प्रोसेस, हमने खाना किया वो हमारे स्टोमक के अंदर गई, स्टोमक से के बाद हमारी छोटी आंत में गई, छोटी आंत के तो वहाँ पर जो है वो एक तरह से वहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लूकोज रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो ग्लूकोज रिसेप्टर्स छोटी आंत के अंदर जो ग्लूकोज रिसेप्टर्स हैं वो एक तरह से ब्रेन को जो सिग्नल भेजते हैं कि अब जो छोटी आंत के अंदर है वहाँ ब्लड के अंदर जो है वो पूरा ग्लूकोज लेवल है, तो खाना खाना हम बंद कर देते हैं। और जब एक तरह से
छोटी आंत के अंदर एक तरह से मेटाबॉलिक जब प्रोसेस ये चल रही होती है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तब वो संदेश भेज देते हैं कि अब जो है वो दोबारा से खाना स्टार्ट कर दो। तो एक तरह से जो ये मेटाबॉलिक रेट है कि मेटाबॉलिक रेट, अगर किसी का खाना बहुत जल्दी पच जाता है तो जल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर किसी का मेटाबॉलिक रेट धीमी है तो वो उसका खाना जो है वो देर से पचेगा और उसको देर से भूख लगेगी। यानी कि जो ये इसको हम एक तरह से ग्लूकोस्टैटिक मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ग्लूकोस्टैटिक मैकेनिज्म। तो ये ग्लूकोस्टैटिक मैकेनिज्म एक तरह का है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए एक तरह से हमारी भूख को रेगुलेट करता है और जो है वजन को भी रेगुलेट करता है। यानी कि जैसे ही हमारे को भूख लगती है तो ये है इस ग्लूकोस्टैटिक पॉइंट के अनुसार हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गया, हमें खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जैसे ही ग्लूकोज लेवल पूरा होता है तो ये ग्लूकोस्टैटिक जो सेट पॉइंट है वो ये बोल देता है कि अब जो है खाना खाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक जो है सेट पॉइंट के अनुसार ब्लड के अंदर ग्लूकोज हो चुका है। तो एक तो ये ग्लूकोस्टैटिक जो मैकेनिज्म है ये काम करता है मेटाबॉलिक फैक्टर के अंदर। दूसरा जो है वो है एक लिपोस्टैटिक मैकेनिज्म। यानी कि जो लिपोस्टैटिक मैकेनिज्म है वो एक तरह से जो है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए, अगर किसी के पर्टिकुलर व्यक्ति है, अगर वो खाना खा रहा है, कब खा रहा है और वो कितनी मात्रा में खा रहा है, तो इसको रेगुलेट जो है लिपोस्टैटिक सेट पॉइंट थ्योरी के अनुसार ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो फैट सेल्स हैं, जो एक तरह से लिपिड सेल्स हैं, जो मोटापे से रिलेटेड जो सेल्स होते हैं, जो मास से रिलेटेड जो सेल हैं, वो एक तरह से सेट करते हैं कि व्यक्ति को अब खाना खाना स्टार्ट कर देना है, अब व्यक्ति को खाना नहीं खाना, अब व्यक्ति को ज़्यादा खाना खाना है, अब व्यक्ति को कम खाना खाना है। यानी कि जैसे ही व्यक्ति के अंदर फैट सेल कम हो जाते हैं तो वहाँ से जो फैट सेल है वो ब्रेन को संदेश भेजते कि अब खाना जो है वो खाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो लिपिड सेल है वो कम हो गए हैं। और जैसे ही लिपिड सेल्स अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो खाना खाना बंद कर दें। यानी कि लिपिड सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो बॉडी का एक सेट पॉइंट है वो कितने हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति स्टार्टिंग से ही मोटा है या एक व्यक्ति स्टार्टिंग से ही पतला है, दोनों का जो फैट सेल है उन दोनों के अंदर फैट सेल है। तो एक व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, एक बहुत देर से खाना खा रहा है, तो एक व्यक्ति हो सकता है कि जो पतला है और जो मोटा है, तो दोनों के अंदर फैट सेल हैं। लेकिन आमतौर पर आप देखोगे कि व्यक्ति स्टार्टिंग से ही पतला है और वो लास्ट तक भी पतला ही रहता है, एक स्टार्टिंग से ही मोटा हो और वो लास्ट तक ही मोटा रहता है। इसका मतलब जो फैट सेल है दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर वो फैट सेल जो है भूख के लिए एक तरह से मोटिवेट करते रहते हैं। जो मोटा व्यक्ति है उसके जो फैट सेल है वो उसी के अनुसार खाना खाएगा, अगर उसके फैट सेल कम हो जाएंगे तो वो खाना तुरंत स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से जो पतला व्यक्ति है हो सकता है उसके अंदर फैट सेल कम है इसलिए वो कम खाना खाए, जो मोटा व्यक्ति है उसके अंदर फैट सेल ज्यादा है वो ज्यादा खाना खाए, क्योंकि जो फैट सेल है वो कहीं ना कहीं उनकी कमी या उनका ज्यादा होना जो वो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है कि एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसके अंदर जो फैट सेल है वो कितने हैं और वो कैसे जो है वो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक तरह से जेनेटिकली जो है वो डिटरमाइंड है ये चीज़। नेक्स्ट हम अगर इसके अंदर देखें कि जो तीसरा जो पॉइंट है मेटाबॉलिक जो फैक्टर है, यानी कि अभी तक हमने दो फैक्टर किए हैं, एक तो ग्लूकोस्टैटिक मैकेनिज्म मेटाबॉलिक में, और दूसरा जो फैक्टर किया है वो हमने किया लिपोस्टैटिक मैकेनिज्म। तो जो ग्लूकोस्टैटिक मैकेनिज्म था वो शॉर्ट टाइम के लिए, कि शॉर्ट टाइम में ब्लड ग्लूकोज कम हो गया या ज़्यादा हो गया, लेकिन जो लिपोस्टैटिक सेट पॉइंट था वो एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट सा व्यक्ति को चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं भूख को रेगुलेट करता है, और ग्लूकोस्टैटिक जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए रेगुलेट करता है। लेकिन मेटाबॉलिक फैक्टर में ही तीसरा एक और फैक्टर है जो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है प्लाज्मा अमाइनो एसिड्स। यानी कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्रेन के
कुछ भाग जो हैं वो हमारे अमाइनो एसिड्स के प्रति जो है वो सेंसिटिव होते हैं। हमारे ब्रेन के जो कुछ भाग जो है हमारे ब्लड के अंदर जो अमाइनो एसिड कितना है उसके प्रति जो है वो सेंसिटिव होते हैं। तो ये देखा गया कि जब अमाइनो एसिड्स की मात्रा कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो जो अमाइनो एसिड है ये एक तरह से भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थर्मोस्टेटिक क्रियातंत्र। ये ब्रोबेक ने 1960 में ये कहा है कि हमारे शरीर का जो थर्मोस्टेटिक मैकेनिज्म है कहीं ना कहीं वो भी भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा जो एक पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का वो टेम्परेचर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि इसके फेवर में जो है वो कम चीज़ें हैं, इसके फेवर में कम स्टडीज हुई हैं और इसको ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है इस पॉइंट को। इसके अलावा लास्ट जो मेटाबॉलिक फैक्टर के अंदर है वो है हार्मोन्स कि हमारे ब्लड के अंदर एक पर्टिकुलर हार्मोन भी है। मेटाबॉलिक जब एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर हार्मोन है। ये गिब्स एट ऑल ने 1973 में रेट्स के ऊपर जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने देखा था कि जैसे ही जो हमारी डिओडिनम है, छोटी आंत है, वो खाने में जो है वो एक तरह से खाना की जो प्रोसेस है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें छोटी आंत का बहुत बड़ा रोल है। और छोटी आंत में से एक हार्मोन स्क्रीट होता है जिसका नाम है कोलेसिस्टोकिनिन, जिसका नाम है कोलेसिस्टोकिनिन। अब ये कोलेसिस्टोकिनिन क्या है? ये कोलेसिस्टोकिनिन ये 1973 में गिब्स एट ऑल ने स्टडी की थी। तो उन्होंने कहा था कि जो कोलेसिस्टोकिनिन ये हार्मोन जो है जी में भोजन ग्रहणता को बंद करने के लिए उत्तरदायी है। यानी जैसे ही ब्लड के अंदर कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन रिलीज हो जाता है व्यक्ति खाना खाना बंद कर देता है। और ये हार्मोन कब रिलीज होता है? जब व्यक्ति खाना खा रहा होता है उसके, और जैसे ही कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति जो है वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही ये रिलीज हो जाता है तो खाना खाना बंद कर देता है। यानी कि एक तरह से कोलेसिस्टोकिनिन जो ये हार्मोन है ये एक तरह से खाना खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खाने को मोटिवेट करने के लिए ये जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थे हमारे अभी तक हमने जो किए हैं वो थे हमारे पेरिफेरल फैक्टर। तो पेरिफेरल फैक्टर में हमने कई सारे फैक्टर जो हैं वो किए हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले जो पेरिफेरल फैक्टर थे उसके अंदर हमने ये सारे हमने पेरिफेरल फैक्टर के अंदर किए थे। पेरिफेरल फैक्टर के अंदर जो सबसे पहले हमने स्टोमक, उसके बाद ओरिफेरेंजियल फैक्टर यानी कि ओरल फैक्टर, उसके बाद लीवर, ये 3 फैक्टर, उसके बाद जो है मेटाबॉलिक फैक्टर। और मेटाबॉलिक जो फैक्टर हैं उसके भी कुछ सब फैक्टर थे इसके अंदर भी, जैसे कि ग्लूकोस्टैटिक मैकेनिज्म, लिपोस्टैटिक मैकेनिज्म और प्लाज्मा अमाइनो एसिड, थर्मोस्टैटिक और हार्मोन्स। तो ये अभी तक हम कर रहे थे कि पेरिफेरल फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं जो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर हम करेंगे जो है ब्रेन से रिलेटेड है, फीडिंग मैकेनिज्म्स इन द ब्रेन। तो ब्रेन में कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो हमारे मस्तिष्क के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो खाना खाने के लिए व्यक्ति को स्टार्टिंग हिंट देती हैं और एक तरह से के स्टॉप हिंट भी देती हैं। तो न्यूरल मैकेनिज्म जो हंगर के हैं वो सेंट्रल जो मैकेनिज्म है वो कौन कौन से हैं? सेंट्रल मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहला जो है वो है हाइपोथैलेमस, यानी कि ये हमारे ब्रेन की एक स्ट्रक्चर है और ये सेरिब्रल जो कोर्टेक्स है उसके नीचे हाइपोथैलेमस ये डाइनसेप्शन का एक पार्ट है और हमारे ये ब्रेन के अंदर एक पार्ट है। जो हाइपोथैलेमस है ये खाने के लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक ब्रेन की स्ट्रक्चर है और ये हाइपोथैलेमस के कुछ पार्ट है। हाइपोथैलेमस का जैसे एक पार्ट है वेंट्रो मीडियल न्यूक्लियस, यानी कि VMN,
यानी कि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। तो जो हाइपोथैलेमस का वेंट्रोमीडियल पार्ट है, यानी कि जो बीची का जो पार्ट है, एक तरह से जो हाइपोथैलेमस है उसका बीची का पार्ट वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, वो वो भूख के लिए एक तरह से स्टॉप केंद्र का काम करता है। स्टॉप केंद्र का काम करता है। ये जो स्टडी है वो जो है इन्होंने, ये देखिए आप, ये जो स्टडी है ये ब्रोबेक ब्रोबेक 1946 और होबेल 1965, कीसे एंड पावली 1975, इन्होंने स्टडी की और उन्होंने देखा कि अगर व्यक्ति के जीव के एनिमल्स के VMN को अगर लेजन कर दिया जाए, उनको क्षतिग्रस्त अगर कर दिया जाता है, तो जो एनिमल हैं वे हाइपरफेजिया के शिकार हो जाते हैं। हाइपरफेजिया यानी कि एक्सेसिव ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाना खाना जो है वो एक तरह से स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि पशु भोजन को बार बार और अधिक मात्रा में ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। जो हाइपो तो इस क्यों, क्योंकि ये जो VM, उसको हम VMH सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। VM यहाँ पर N है ना, VMH वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो सिंड्रोम है उसकी जो स्टडी है वो हैदरिंगटन और रैनसन ने 1940 में की थी। और उन्होंने देखा था कि अगर एनिमल के हाइपोथैलेमस के वेंट्रोमीडियल पार्ट को अगर लेजेंस कर दिए जाते हैं, इसका मतलब जो जीव है उनका स्टॉप पॉइंट जो है वो कट जाता है। और अगर किसी का स्टॉप पॉइंट कट जाए तो व्यक्ति जो है वो खाना खाता ही रहेगा, खाते रहेगा, क्योंकि उसका स्टॉप जो पॉइंट है वो कट चुका है। तो और ये वास्तविकता ये स्टडीज में निकल के आया, तो कि ऐसे जीव जो है वो ज़्यादा खाना खाते ही रहे, क्योंकि उनके जो VM के अंदर था वो लेजन कर दिया गया था, इसलिए वे जो एनिमल थे वे हाइपरफेजिक भी बन गए थे। और जो VMH सिंड्रोम की अगर हम यहाँ बात करें, इसके अंदर VMH सिंड्रोम, उसके VMH सिंड्रोम के अंदर एनिमल्स के अंदर दो स्टेज एक तरह से थी। पहली जो स्टेज थी वो थी डायनेमिक फेज और दूसरा था स्टैटिक फेज। यानी कि VMH सिंड्रोम में जो हाइपरफेजिक जो एनिमल्स हैं उनके अंदर दो स्टेजेस देखी गई थी। पहली जो स्टेज थी वो थी एक डायनेमिक फेज और दूसरा जो फेज था वो थी स्टैटिक फेज। तो डायनेमिक स्टेज में, तो डायनेमिक जो फेज था उसमें जो एनिमल है वो बहुत ज़्यादा खाना खाता रहता है, यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा मोटापे की स्टेज जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मोटापा उस पर्टिकुलर जो एनिमल है वो हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा खाना खाता रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है कि वो पहले की तरह थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, तो उस फेज को बोलते हैं स्टैटिक फेज। तो स्टार्टिंग का जो फेज है वो डायनेमिक फेज और फिर स्टैटिक फेज, ये दोनों जो है वो हाइपरफेजिया की फेजिज है। और ये जो स्टडी है ये हैदरिंगटन और रैनसन ने 1940 में की थी। सेकंड अगर हम पार्ट की बात करें तो ये दूसरा जो ब्रेन के अंदर जो पॉइंट है वो है द लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया, LH लेटरल हाइपोथैलेमिक। ऊपर था वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, यानी कि ये भी हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है, ये भी हाइपोथैलेमस का ही पार्ट है। ये था वेंट्रोमीडियल पार्ट और ये है लेटरल हाइपोथैलेमिक पार्ट। तो ये अगर इस पार्ट को, अगर हाइपोथैलेमस के इस पार्ट को LH लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया को अगर कहीं ना कहीं लेजेंस कर दिए जाते हैं, तो ये एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट, इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोला गया है कि अगर व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट अगर कट जाए, लेजन हो जाए, इसका मतलब व्यक्ति जो खाना खाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके स्टार्ट करने वाला जो सेंटर है वो कट गया है, उसको लेजन कर दिया है। तो इस तरह के स्टडीज में, इस तरह के जो स्टडीज में देखा गया था, वो स्टडी जो है आनंद और ब्रोकबैक ने 1951 में जो स्टडीज थी इन्होंने की है। इन्होंने जो है वो एनिमल्स के LHA यानी कि लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया में जो है वो लेजेंस बना दिए थे, और उन लेजेंस की वजह से देखा कि जो एनिमल्स थे उनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उनका जो इनिशिएट करने वाला जो पार्ट था वो कट गया था और इसलिए उनको भूख नहीं लगी।
अब ये जो एनिमल्स थे, इनके अंदर एक तरह से जैसे इनका जो है इसको LH सिंड्रोम भी बोलते हैं, LH सिंड्रोम, लेटरल हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। तो LH सिंड्रोम ये इनके अंदर भी दो फेजेस थे, एफेजिया और एडिप्सिया। यानी कि एफेजिया के अंदर जैसे ही व्यक्ति के लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया को लेजन किया जाता तो व्यक्ति जो है बिल्कुल भी खाना नहीं खाता, तो इसको बोलते हैं एफेजिया। यानी कि जो एनिमल है वो एफेजिया उसके उसको हो जाता है। एफेजिया का मतलब बिल्कुल भी खाना नहीं खाना। और इसी तरह से एडिप्सिया, एडिप्सिया का मतलब पानी भी नहीं पीना। तो LH सिंड्रोम के अंदर ये LH में जब लेजन किया जाता है तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं और इसको बोलते हैं हम LH जो है एक तरह का वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के विपरीत जो है एक तरह से काम करता है। तो इससे जीव के अंदर एफेजिया और एडेप्सिया दोनों जो है वो हो जाते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं, कुछ सेंट्रल मैकेनिज्म हैं जो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो फैक्टर हैं। नेक्स्ट जो है वो है रॉबिन्सन और मिस्किन ने जो है उन्होंने कहा है कि जो लिम्बिक सिस्टम है ब्रेन के अंदर, जो लिम्बिक सिस्टम है वो भी जो है वो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिम्बिक सिस्टम। ये भी एक हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट एक और ब्रेन की स्ट्रक्चर है, वो भी जो है वो भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ये ग्लोबस पैलिडस। ये जो ग्लोबस पैलिडस है ये भी एक तरह से भूख जो हमारी मोटिव है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इसका इफेक्ट भी ये देखा गया है, जो लेटरल हाइपोथैलेमस यानी कि इनिशिएट करने वाला, भूख शुरुआत करने वाला जो करता है एक तरह से, तो ग्लोबस पैलिडस और LH इन दोनों का काम जो है वो एक जैसा है। इन दोनों का ही भूख को शुरुआत करने में इन दोनों का ही रोल है। इसी तरह से ग्रोसमैन ने 1964 में जो LHA था, जो लेटरल हाइपोथैलेमिक जो एरिया है, यानी कि जो इनिशिएटिव करवाता है खाने खाने के लिए, उसमें जो है ना वो एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर इनको इन्होंने पहुंचा तो देखा कि जैसे ही अगर जीव के अंदर ये नोरपाइनेफ्रिन या एपाइनेफ्रिन या फिर डोपामाइन अगर इनके ब्लड के अंदर ये इंजेक्ट किए जाते हैं तो देखा कि जो बिल्कुल तृप्त चूहे थे वो भी जो है भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो स्टडी है वो एक तरह से अंगरस्टैन की है। अंगरस्टैन जो है 1970, इन्होंने भी जो LHA है और जो पैलिडस है इन्होंने कहा कि ये ज़्यादा पर्याप्त जो है वो केंद्र नहीं है। उन्होंने तो जो एक और जो तंत्र है उसको रेगुले ये सिर्फ जो है वो एक रेगुलेट ही करते हैं, क्योंकि ये इन्हीं एक एरिया से जाते हैं। एक निग्रोस्ट्रेटल जो बंडल है जो LHA व ग्लोबस पैलिडस से होता हुआ गुजरता है, भूख अभिप्रेरणा का रेगुलेशन करता है। यह प्रारंभ तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसके क्रियाशील होने से प्राणी भोजन की तलाश में निकल पड़ता है तथा भोजन की स्थिति में भोजन करना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो हमने देखे कि ये कहीं ना कहीं जो है भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ हम जब भूख जो एक तरह से हंगर जो मोटिवेशन है तो उसमें कुछ पेरिफेरल फैक्टर हैं, कुछ जो हैं वो सेंट्रल फैक्टर है। दोनों ही मिलकर भूख को जो है वो एक तरह से रेगुलेट करते हैं। भूख के लिए जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है जो स्टॉप पॉइंट है, कुछ ऐसे हैं जो स्टार्ट पॉइंट है। तो आज का टॉपिक हमारा यही कि आज हमने जो है वो हंगर मोटिव किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे हमारे दूसरे फिजियोलॉजिकल जो मोटिव्स हैं वो करेंगे, जैसे कि थ्रस्ट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का हमारा इतना ही।